हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो हम लाइट पढ़ रहे थे जिसमें कि मैंने आपको कल रिफ्लेक्शन कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने रिफ्लेक्शन में देखी। सबसे पहले हमने तो देखा था कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे क्या डिफरेंस है, उनके एग्जांपल्स, सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो लाइट है वो कौन कौन सा फिनोमेना शो करती है। उसमें हमने देखा कि लाइट जो है एब्जॉर्ब भी होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन में भी हमने लॉज पढ़े और हमने उसके सारे पोजीशंस पे, यानी कि जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है जो कि मिरर होता है। ठीक है, मिरर में हमने प्लेन मिरर एज वेल एज जो स्फेरिकल मिरर के दोनों टाइप्स थे, जो कि था आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के ही इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ लिए थे। सारी ही पोजीशंस पे हमने इमेज फॉर्मेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इमेजेस कैसी फॉर्म होगी और कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ी थी। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन को। तो देखिए, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में क्या देखा था कि हमारे पास थी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही थी, इंसिडेंट कर रही थी, और वो सरफेस पे अंदर ना जाकर वहीं से क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट कर जा रही थी। तो ये तो था हमारा रिफ्लेक्शन। लेकिन हम जब रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होता है, एक हमारा ऐसा मीडियम होता है जहाँ से लाइट पूरी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, बल्कि क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा सपोज़ ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, एक पीस ऑफ ग्लास है जिसको हम ग्लास स्लैब कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारी कोई आ रही है, लाइट रे आ रही है, तो ये क्या करेगी। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है। सपोज़ ये तो ग्लास स्लैब है, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा ग्लास हो गया, और यहाँ पर क्या थी, एयर थी, राइट। और यहाँ पे फिर से क्या है, एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइट आ रही है, और ये अब लाइट आई तो परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया था कि जहाँ से भी प्रोसेस हो रहा है रिफ्लेक्शन का, और यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, बट इन बोथ केसेस जो नॉर्मल रहेगी वो हमारे सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी इंसिडेंट हुई, फिर उसके बाद में यहाँ पे रेज जो हैं पूरी रिफ्लेक्ट ना होके रिफ्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है, वो इसमें क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, और ये एकदम सीधी ना जाके, देखिए अगर ये सीधी जाती तो कैसे जाती, ऐसी जाती, इधर के साइड जाती, बट ये इधर के साइड ना जाके आपकी ये बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, ये इसलिए बेंड हो गई क्योंकि आपका ये जो ग्लास है ना, ये कहीं ना कहीं डेंस है। डेंस मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, इन कंपैरिजन टू एयर। पहले जो रे आ रही थी कहाँ से आ रही थी, एयर के मीडियम से आ रही थी। अब आपकी कहाँ एंटर कर गई, ग्लास के मीडियम में, जो कि क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो हम कहेंगे कि ये कैसा मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। तो जो रे थी वो आपकी कैसे आ गई, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ गई। तो जो एयर है वो कैसा मीडियम है, रेयर है, इन कंपैरिजन टू दिस ग्लास मीडियम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
तो इन्हीं सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताया, ये मैंने सिर्फ आपका जो है एक बेस डेवलप करने के लिए बताया है। इन्हीं सब चीज़ों को हम रिफ्रैक्शन में एक एक करके बहुत डिटेल में समझेंगे। हाँ, इसको मैं आगे भी बता दूं कि देखिए जैसे कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई सीधे ना जाके, फिर उसके बाद में जब ये अगेन जब एयर पे आएगी तो फिर यहाँ पे भी हम नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये फिर क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो ग्लास मीडियम था जो कि डेंसर मीडियम था, वहाँ से एयर रे फिर कहाँ आ रही है, रेयर मीडियम में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी हो सकता है ना समझ में आया हो, पर धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे कि मीडियम के क्या क्या टाइप्स हैं, उनको हम एक बार देख लेंगे। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मीडियम, वन इज़ रेयर मीडियम एंड सेकेंड इज़ डेंसर मीडियम। तो एक ऐसा है कि आपका रेयर मीडियम है, मतलब कि जो उसका घनत्व है, जो डेंसिटी है वो कम है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब हमने देखा कि एयर जो था वो रेयर मीडियम था। अब यहाँ पे रेयर और डेंस भी हम कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, आप ये बताइए, कोई भी चीज़ क्या हल्की है या फिर कोई भी चीज़ भारी है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? जब आप कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ इससे हल्की है बट इससे भारी है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये चीज़ हम किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ये चीज़ इससे हल्की है या इससे भारी है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे मीडियम की बात ही कर रही हूँ, तो अगर मैं वाटर के मीडियम की बात करूँ, तो मैं वाटर की मीडियम की बात करूँ, ठीक है, तो वाटर का जो मीडियम होता है ये डेंसर होता है किससे? एयर से। ऑब्वियसली एयर जो है वो हल्की होगी वाटर से। ठीक है, तो वाटर का जो मीडियम है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब वाटर का जो मीडियम है वो ग्लास के मीडियम के जो कंपैरिजन में क्या होगा, रेयर होगा या फिर डेंसर होगा? ऑफ कोर्स रेयर होगा। ग्लास का मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा डेंसर होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रेयर और डेंसर मीडियम का क्या मायने होते हैं। ठीक है, इनको हम एक एक करके एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। वी हैव डिफाइंड रेयर मीडियम as the medium which has less density and the speed of light is more. Example, air is a rarer than water. देखिए अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो रेयर मीडियम होता है उसकी क्या होता है, डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तभी उसको रेयर बोला जा रहा है ना। और यहाँ पे क्योंकि ये रेयर मीडियम है, यहाँ जो क्या है, डेंसिटी कम है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में देखें, जो पार्टिकल्स है काफ़ी दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या है, लाइट ऑफ रे जो है आसानी से एंटर कर पा रही है। आसानी से एंटर कर पा रही है मीन्स उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो स्पीड है वो ज़्यादा है, जैसे कि एयर रेयर और मीडियम है किससे, वाटर से। वाटर के कंपैरिजन में एयर रेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डेंसर मीडियम क्या था। It is that which has more density than the speed of light is lesser. ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा घनत्व है जो पार्टिकल्स का है, बहुत ज़्यादा घनत्व है, तो जो आपकी रे ऑफ लाइट पास करेगी उसकी स्पीड कहीं ना कहीं ये लोग क्या करेंगे, जो उसके पार्टिकल है वो उसमें क्या बनेंगे, हर्डल बनेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि वाटर जो है डेंस है किससे, एयर से। चलिए ये चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे एक हम नोट पढ़ेंगे, प्लीज़ नोट दैट द टाइप ऑफ मीडियम इज़ अ comparative study as one medium can be rarer in the case and can be denser in the other case. जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर, अब वाटर रेयर है कि डेंसर मीडियम है, ये तो हम तब डिसाइड करेंगे ना कि जब हम कि पूछेंगे कि मुझे किससे कंपेयर करना है। अगर मैं ग्लास से कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, रेयरर मीडियम है। अगर मैं एयर से कंपेयर करूं तो फिर ये डेंसर मीडियम हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ डेंसर देन एयर बट वाटर इज़ रेयर इन कंपैरिजन टू ग्लास। ठीक है,
This change in path of light while traveling from one medium to another causes the change in the speed of light called the refraction, or we can say that bending of light ray when it passes from one medium to another called refraction. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक तरीके से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है वो, ठीक है। अब कहाँ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ये डिपेंड करता है कि वो डेंसर मीडियम में आई है या फिर रेयरर मीडियम में आई है, ठीक है। अगर जो रे है आपकी डेंसर मीडियम में आई है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है तो कहाँ मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये बात है। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर बिकॉज वाटर इज़ डेंसर देन एयर। तो अगर एयर से वाटर पे आ रही है तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी, ये अभी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले भी। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इस डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई आपकी, और ये जो है मीडियम 2 है जो कि क्या है आपका डेंस है विथ इन कंपैरिजन टू दिस मीडियम, ठीक है, ये इस मीडियम से ये वाला मीडियम डेंस है, और ये आपने नॉर्मल खींची विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मीडियम, राइट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्शन के केस में भी आपका नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आई और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि अगर ये हमारी रे आई है तो ये सीधी नहीं गई, ये क्या हो गई, ये आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है बेंड हो गई, ठीक है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो अब ये जो आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये डायग्राम आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, अभी अभी हमने डायग्राम में देखा कि इंसिडेंट रे क्या होती है, जो कि सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे अब कौन सी होती है, द रेट दैट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब जैसे कि यहाँ पे ये आई, दूसरे मीडियम में एंटर करने के लिए आई, और ये क्या है, यहाँ पे बेंड हो गई, तो ये क्या है हमारी, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल तो सभी को पता है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है। और ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ये जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद अब हम आ गए हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, या तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, दोनों में से कोई एक पेपर में आएगा ही आएगा, हो सकता है दोनों भी आ जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि एक पे पूरी थ्योरी लिखने के लिए, लॉ लिखने के लिए आ जाए और एक पे न्यूमेरिकल पूछ ले, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम देखेंगे कि पहली लॉ में क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए अब अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो ये आ रही है आपकी नॉर्मल, ये आ रही है आपकी नॉर्मल, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है।
और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अब ये कहाँ पे मीट हो रही है, आपकी एक प्लेन पे मीट हो रही है, राइट। तो यहाँ पर यह वही बोला जा रहा है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे मीट एट सेम प्लेन, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जो सेकेंड लॉ है उसमें आपका बताया जा रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे बोला जा रहा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, यानी कि साइन आई, ठीक है। एंगल आई क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी एक मीडियम के लिए। जो कि हमारा जो कांस्टेंट है उसको हम क्या लेंगे, उस जो उस मीडियम का जो कांस्टेंट होगा वो उस मीडियम के लिए एक पर्टिकुलर उसको असाइन किया गया होगा वो कांस्टेंट, जिसको कि हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि ये कांस्टेंट होता है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो और इस लॉ को, जो सेकंड लॉ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो कभी कभी एग्ज़ाम में सिर्फ स्नेल्स लॉ भी पूछ लेता है, तो हमको पूरा डायग्राम बनाना है ये वाला, ठीक है। ये वाला पूरा डायग्राम बनाना है और क्या करना है, हमें पूरी स्नेल्स लॉ लिखनी है कि साइन ऑफ एंगल आई इज़ अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज़ कांस्टेंट। ये हमें पूरा जो है थ्योरेटिकली भी लिखना है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है उसका, तभी हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और डायग्राम तो पूरा विथ लेबलिंग पूरा बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एक बार हम यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका ये है ग्लास स्लैब, ठीक है, ये हमारा ग्लास स्लैब है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है हमारी नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, एक लाइट जो है इंसिडेंट हुई यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंस रे है हमारी। फिर क्या कर गई, रे रिफ्रैक्ट कर गई, मतलब कि ये मुड़ गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। क्यों, क्योंकि ये जो मीडियम था ये कैसा है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो है फिर से रे जो है कहाँ जा रही है, ये कौन सा मीडियम था, ये ग्लास था, यहाँ पे कौन सा है, एयर है, और अगेन यहाँ पर फिर कौन सा हो रहा है, एयर हो रहा है। अब इसको फिर से यहाँ कहाँ से जाना है, ग्लास को छोड़ के एयर पे जाना है, तो ये कहाँ मुड़ेगी, जो रे है हमारी कहाँ मुड़ेगी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल ना मुड़ के अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है मुड़ जाएगी। देखिए हमारी ये नॉर्मल क्या रहेगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो ये क्या कर गई, अब जो हमारा नॉर्मल थी उससे दूर चली गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी और एंगल भी बढ़ जाएगा, ठीक है, दूर चली जाएगी। तो देखिए अब हम जो यहाँ पे एंगल दिखाएंगे वो ये है कि हमारा ये जो एंगल बना बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल आई, ठीक है। और नॉर्मल और जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। तो हमारी जो स्नेल्स लॉ थी वो क्या थी, उसमें हमने देखा था कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये थी हमारी स्नेल्स लॉ या फिर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में हमने देखा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे मीट एट द सेम प्लेन, ठीक है। हो गई हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को कवर अप करते हैं। तो
तो देखिए एक बार हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। अब देखिए व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गेट्स डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वही बात जो मैंने आपको बताई कि जब क्या होता है रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है, सपोज ये ग्लास था आपका, डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल से अवे यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है, और स्पीड भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि आपने देखिए इस जगह पे देखा था कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ आई था, यहाँ पे एंगल आई क्या रहेगा, एंगल आर से, यहाँ पे देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ पे जो एंगल आई रहेगा वो एंगल आर से बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये मीडियम है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है वो क्या है, डेंसर है इन कंपैरिजन टू मीडियम 1 जो कि हमारा एयर था। लेकिन अगर हमारा जो अगर सपोज इन सम केस मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंस है, और ये कैसा है, रेयर है, तो फिर हमारा क्या होगा, आर जो है वो बड़ा होगा किससे, आई से, ठीक है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, और जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो फिर ये एंगल कैसा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को। रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट जो है आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तब क्या हो जाएगी, जो रे ऑफ इंसिडेंट रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। यही चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई। ये हमारा कंप्लीट हुआ, और अब जो अभी मैं आपको जिसकी बात कर रही थी वो टॉपिक अब आ चुका है, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी हमने देखा, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आइए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि किसी भी मीडिया के लिए एक पर्टिकुलर कांस्टेंट जो असाइन किया जाता है वो है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम जो आपका रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का या फिर मीडियम का, वो क्या रहता है, एक कांस्टेंट, एक निश्चित वैल्यू ही होगी उस मीडियम की, उसके सापेक्ष में, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये फॉर्मूला होता है इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, और जो सी है उसको हम डिनोट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, सी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, इन पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, कोई टफ नहीं होता, एकदम इजी सा फॉर्मूला है, सबको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नोट पढ़ लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाई एन, किससे डिनोट करते हैं हम, एन से डिनोट करते हैं। इट हैज़ नो यूनिट्स, क्यों इसकी यूनिट क्यों नहीं है, देखिए जैसा कि शुरुआत में ही लिखा था कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों की क्या हो जाएंगी, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी और हमको कोई भी यूनिट प्राप्त नहीं होगी। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज रेसिप्रोकल टू द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बात करूँ
देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है आपको, अगर देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है, ये आपका मीडियम 1 है, ठीक है, और नीचे जो है आपका मीडियम 2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे मीडियम 2 जो कि आपका डेंसर दिखाया है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है जो कि हमने n से डिनोट किया है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 221 क्यों लिखा है, कि यहाँ पे ये बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अगर हम 2 का देखें किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये किसके जस्ट रेसिप्रोकल होगा, किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट क्या है। वी हैव नोटिस दैट द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। जैसे कि हमने देखा कि जो पाथ ऑफ लाइट क्या थी, रिवर्सिबल थी, जहाँ से आ रही है वहीं पे क्या हो जा रही है, लौट भी जा रही है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। जैसे कि हमने मिरर के केस में देखा कि जब लाइट कहाँ है, सेंटर पे आ रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रही थी, सेम अपना जो पाथ है रिट्रेस कर ले रही थी, वहीं से बैक हो जा रही थी। जैसे कि लाइट जो है एंट्रस करती है, जैसे कि अभी आपको फिगर में दिखाया जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कि जब लाइट जो है अपोजिट मैनर में if the light enters in opposite manner it will follow the same sequence. The ray that moves out to its original medium after passing through the certain medium is emergent ray. अब देखिए, अब मैंने अभी आपको इमर्जेंट रे का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। अब यहाँ से हम इमर्जेंट रे के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ भी कहेंगे। देखिए जैसा कि अभी हमने देखा कि लाइट रे कहाँ से आ रही थी, एयर के मीडियम से आ रही थी, इसको हमने ग्लास लिया था, फिर अगेन जो रे है हमारी कहाँ जा रही है, अगेन जो है एयर के मीडियम में जा रही है लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारी फिर से जब एयर के मीडियम में जा रही है जो कि कैसा है, रेयर मीडियम है, तो कहाँ मुड़ रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ रही है ना लाइट। तो इस रे को अब हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ तो आपने नाम दे दिया, ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे थी, फिर ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है। क्या ये भी आपकी रिफ्रैक्टेड रे ही है? नहीं, इसके लिए हमने दूसरा नाम दिया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे बोल रहे हैं। और ये देखिए एक्चुअल में अगर ये मीडियम वाला रफड़ा नहीं होता, अगर ये मीडियम ग्लास का बीच में नहीं आ रहा होता, तो जो आपकी इंसिडेंट रे पड़ रही है वो कैसे जा रही थी, ये देखिए जो आपको डॉटेड पाथ दिखाया गया है वहाँ से जो इंसिडेंस रे है वो सीधे चली जाती। तो यही जो पाथ है जो क्या किया गया है, डेविएट हुआ है, जो रे अपने पाथ से डेविएट हुई है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप इमर्जेंट रे आई थिंक समझ गए होंगे। और यहाँ पे हम इमर्जेंट रे की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए, द रे दैट पासिस थ्रू अ सर्टेन मीडियम एंड देन रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल मीडियम नोन एज इमर्जेंट रे। देखिए अपने वापस पे अपने उसी मीडियम पे आ गई ना, पहले एयर पे थी, ग्लास पे, फिर अगेन एयर पे आ गई, तो ये क्या है, अपने ओरिजिनल मीडियम पे वापस आ गई है, तो उसको हम इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन सा कहलाएगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे। देखिए यहाँ जो आपका ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये नॉर्मल है आपका, ये इमर्जेंट रे है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा, जिसको हम स्मॉल ई से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम से भी पूरा मैंने डिटेल में समझाया है आपको कि यहाँ पे जो है इंसिडेंट रे आई इस ग्लास से स्लैब पे इंसिडेंट हुई, ये आपकी नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आई, यहाँ पे इसने क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ठीक है, और फिर ये यहाँ पे क्योंकि ये डेंस मीडियम था तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये सीधे ना जाकर क्या हो गई, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई। और फिर ग्लास तो सेम ही मीडियम है तो ये सीधे सीधे आई, और फिर उसके बाद में फिर से इसने एयर के ही मीडियम में जाना है जहाँ से ये आई थी। तो फिर से हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी। अब ये एयर का मीडियम क्या है, ग्लास के मीडियम से रेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। पहले ये कहाँ आ रही थी, ऐसे आ रही थी ना, लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और फिर ये जो इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये वो पाथ था जो डेविएट हुआ। ठीक है, ये वो पाथ क्या है जो डेविएट हुआ था। और भी यहाँ पे आपको एक अगर मैं नई चीज़ बता दूँ तो देखिए, आप ये देख रहे होंगे स्मॉल डी। ये स्मॉल डी क्या है, देखिए ये वो पाथ है। अगर हम यहाँ से सीधी लाइन खींच रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि अगर ये ग्लास स्लैब और मीडियम ये सब प्रेजेंट नहीं होता तो जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो सीधे सीधे पास होती ना, तो ये पाथ जो है वो तो ये पाथ फॉलो होता, लेकिन अभी ये पाथ फॉलो हो गया है। तो ये जो ग्लास स्लैब का जहाँ लास्ट था, ठीक है, जहाँ से ये फिर से अपने पुराने मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट, वहाँ से लेकर, ठीक है, वहाँ से लेकर और इस पॉइंट तक की जो दूरी है इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब ये स्मॉल डी है क्या, ये है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक बार अगर मैं फिर से अगर आपको समझा दूं तो देखिए, ये जो मेन लाइन आपकी आ रही थी, मेन जो लाइट का पाथ था, और ये जो डेविएट की हुई रे है या फिर रिफ्रैक्टेड रे है, इसका जो लास्ट पॉइंट से लेके जो उसका एक्चुअल पाथ था, ठीक है, विदाउट रिफ्रैक्शन वाला, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, स्मॉल डी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और चलिए हम इसकी ना एक बार डेफिनीशन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको बाकायदे डायग्राम बना के इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना that we notice while studying reversibility of light is lateral displacement. It can be defined as the perpendicular shift in the path of the incident ray when we travel through a certain medium and then returns to its original path. अब देखिए, हमको जो ये डेफिनेशन पढ़ते समय एक चीज़ हमको और पता चली कि ये जो हमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट शो किया जो कि स्मॉल डी था, ये जो हम पाथ ड्रॉ करेंगे, अब ये कहाँ से मेज़र करेंगे, क्या हम ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं, ये भी तो डिस्टेंस हुई, ये भी तो डिस्टेंस हुई, तो क्या ये सारी लाइंस इक्वल होंगी, नहीं, ये लाइन हमको यहाँ से ऐसे मेज़र करनी है कि ये जो है परपेंडिकुलर बनाए। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचनी है, परपेंडिकुलर खींचना है, और वही जो स्मॉल डी डिस्टेंस है वही लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट हम वैसे भी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो ऑफकोर्स शॉर्टेस्ट, जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखा। ठीक है, उसकी पूरी डेफिनेशन समझी हमने, डायग्राम देखा। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मींस कि हम रिफ्रैक्शन को जो है अपनी डेली लाइफ से कैसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, कब कब हम रिफ्रैक्शन देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में, अगर हम पिक्चर 1 में देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बॉय है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे फ़िश को देख रहा है वाटर के अंदर। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में फ़िश की लोकेशन कहाँ है, ये रही फ़िश की लोकेशन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, ये क्या है, डेंस है मीडियम, यहाँ पे कौन सा मीडियम था, एयर था। ठीक है, ये एयर यानी कि रेयर मीडियम था। तो यहाँ पे जब आपकी लाइट आई, ठीक है, आपने देखा, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, बेंड हो गई आपकी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बेंड होनी चाहिए था, क्योंकि ये आपका क्या है, ये क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, जबकि आपकी एक्चुअल जो है दृष्टि कहाँ जा रही है,
यहाँ जा रही है, तो ये क्या है आपका, ये आपका परसीव्ड लोकेशन है, ये लोकेशन आपने परसीव करी, आपको जो मछली है वो यहाँ दिखी, जबकि एक्चुअल मछली की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी। तो ये जो फेनोमेना होता है ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल देखा। और देखिए जैसे कि हमने देखा, अगर हम पेंसिल को एक ग्लास में डालें या फिर स्पून को, ठीक है, या फिर किसी लकड़ी को, तो वो हमें बेंड हुई दिखती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फेनोमेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मीडियम चेंज हो रहा है और हमको जो है बेंडिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है वो हमने देखा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं लेंस पे। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, मिरर। मिरर से क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लेंस देखेंगे। लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। अब लेंस क्या होते हैं, बहुत आपने डे टू डे लाइफ में लेंस का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग 1 or 2 स्फेरिकल फेसेस, ईच आर कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स। अब देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स वर्ड तो हमने मिरर के केस में भी सुना, उसके इमेज के फॉर्मेशन भी देखे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, कैसे, ये अभी मैं आपको करके बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो मटेरियल है वो एक या फिर 2 स्फेरिकल के फेसेस से बने होते हैं। तो चलिए इसको आगे और डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हमको लेंस के क्या है, लेंस की स्टडी करनी है, उनका इमेज फॉर्मेशन और सारी कुछ चीज़ें देखनी है, तो हमको लेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हमने मिरर के केस में देखा था तो ये वाला जो हमारा मिरर था, ठीक है, जो हमारा ये वाला मिरर था, ये इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हमने क्या बोला था, कॉनकेव। क्या बोला था, कॉनकेव। और जो ये वाला मिरर था जहाँ पे लाइट यहाँ से आ रही थी, इसको हम क्या बोल रहे थे, कॉन्वेक्स बोल रहे थे, कॉन्वेक्स। लेकिन जब हम लेंस के केस में देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो लेंस है, यहाँ पे मिरर क्या था, एक साइड पॉलिश्ड थी, जबकि लेंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम लेंस की एक साइड पॉलिश कर देंगे तो लाइट क्या है, दूसरे मीडियम में ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, हमको कहीं ना कहीं ऐसा मीडियम बनाना है कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक आए। ठीक है, तो ऐसा कराने के लिए हमको पॉलिश नहीं करना पड़ेगा, हमको दोनों साइड जो सरफेस है वो क्लियर रखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा कॉनकेव लेंस है, ये तो था आपका मिरर। ठीक है, जो अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो देखिए, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस है वो आपका ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए मैं लेंस बना रही हूँ, तो ये ऐसा लेंस बनेगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, केव नुमा जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, केव है, ये गुफा है थोड़ी सी, कि यहाँ पे ये केव है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स में क्या है, यहाँ पे क्या था, ऐसे बल्जिंग सरफेस एरिया बना था ना, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये आपका दोनों साइड से आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। अभी तो जस्ट मैंने आपको इसका शेप बताया है, ताकि जब मैं आपको चीज़ें बताऊं तो आप उसको रिलेट कर पाएँ, तो हम जाके इसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए एक बार इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि इसके भी क्या फोकस होंगे, सेंटर होंगे, ये सब चीज़ें जो है देख लेते हैं। तो देखिए, पहला आपको टर्म दिया है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर देखिए, आपको क्या मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं लेंस बनाऊं, देखिए यहाँ पे ये वाला कौन सा था,
तो देखिए यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे लेंसेज की। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करें, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके के लेंसेज बताए, जो कि था आपका, ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये था आपका कॉनकेव लेंस। अगर हम इनके जो ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस दोनों में ही होगी, यहाँ मैंने कॉमन बना दी है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और लेंस के जो बीचों बीच पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस हम इसको बोलेंगे। और ये रही आपके प्रिंसिपल। और देखिए फोकस भी, इसमें भी फोकस होगा, द पॉइंट वेयर रिफ्रैक्टेड रेज आर मीट और अपीयर टू मीट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। जैसा कि मिरर में भी आपने देखा था, ठीक है, मिरर में फोकस था, मिरर में एक ही फोकस था, लेकिन जबकि आपका लेंस में क्या होता है, लेंस में आपके दो फोकस होंगे। एक तो ये जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, और इसका हाफ क्या होगा, फोकस होगा। और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और उसके हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा, फोकस होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो फोकस तक की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और जो रेडियस है आपका वो डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मिरर के केस में देखी थी, तो ये चीज़ से हम परिचित हैं, इसलिए हमको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेचर क्या होता है, द रेज दैट फॉल ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट द पॉइंट, सो इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। देखिए आपका ये जो है, ये आपका लेंस है, ये आपका कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या नेचर होता है कि ये जब इस पे लाइट फॉल करती है, ठीक है, जब यहाँ पे लाइट फॉल करती है इसमें, तो ये जो है एक पॉइंट पे मीटअप करती है, ठीक है, एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस की बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या कर देता है, एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर देता है। और जहाँ पे ये लाइट कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ऑन द अदर हैंड a concave lens split all refracted ray in different direction, so it is a diverging lens। जबकि एक जो कॉन्केव लेंस होता है, ये सपोज आपका कॉन्केव लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइट जो है इंसिडेंस कर रही है, ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये दूसरे डायरेक्शन में जो है ये फैल जाएंगी। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इन लाइट फैलाना और कन्वर्ज करने के आधार पर ही हम इनको यूज़ में लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी जैसी ज़रूरत होती है तो इन लेंसेज को हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको डायग्राम से भी समझाया गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लिया हुआ है, कन्वर्जिंग हमने किसको नाम दिया है, कॉन्वेक्स को दिया है, क्योंकि ये लाइट को क्या है, कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे जो है एक पॉइंट से चलेगी, अगर हमने फर्स्ट फोकस लिया हुआ है, ये वाला फोकस लिया हुआ है, तो अगर फोकस से चलेगी तो यहाँ पे जो है ये देखिए, आप अपने आप को रिफ्रैक्शन से ज़रा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट से लाइट चली और यहाँ पे ये जो मीडियम है यहाँ पे एक नॉर्मल खींची, और ये कैसा है, ये डेंस है, ये एयर के मीडियम से, ये ग्लास का मीडियम हुआ, ग्लास का बना होता है लेंस, ठीक है। तो ये डेंस मीडियम पे गई तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, और फिर से ये कहाँ पे जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई और ये हो जाएगी पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी। तो ये तो हुआ आपका कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सेम आपका देखिए यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस में भी है कि अगर आपकी रेस जो है पैरेलल आ रही हैं तो ये देखिए, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है, जो आपकी नॉर्मल बनाई गई है वो मीडियम पे परपेंडिकुलर, क्योंकि मीडियम का जो है शेप ही अलग है, तो उस हिसाब से नॉर्मल का भी जो आपका डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है,
उसी की वजह से आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द जो नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। और फिर जब लेंस से फिर से आपकी एयर पे जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जा रही है, और ये कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस बना रही है, क्योंकि ये लाइट ऑफ रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज के लिए पढ़ाया आपको। आगे की वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, लेंस में कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ऐसे भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।